स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पार्ट 18 चुनौती हिमालय की। ओके, आप लोग बुक ओपन करेंगे और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चुनौती हिमालय की। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, साफ सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साफ रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साफ दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। तो बच्चों, जब जवाहरलाल थे, वो जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक कुली था वहाँ का, तो उसने बताया कि साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे क्या है? अमरनाथ की गुफा है। वो अमरनाथ की गुफा देखने जा रहे थे, तो उसने बताया कि उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। लेकिन वो बता रहा था कि साहब वहाँ का रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। किशन ने क्या किया? कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। उसने कहा चढ़ाई बहुत है साहब और वहाँ दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। तो उसने क्या कहा? 8 मील साहब। कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो जरूर चलेंगे। उन्होंने क्या कहा? तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। उत्सुक होना, उत्साह आना। ओके, तो फिर बस तब तो जरूर चलेंगे। तो जवाहर ने क्या कहा अपने चचेरे भाई से? अब तो हाँ जरूर चलेंगे। ओके, जवाहर ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली, प्रश्नसूचक नजरों से देखा। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। वो दोनों भाई कहाँ घूमने निकले थे? कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। और कश्मीर घूमने निकले थे, वो कहाँ निकल आए? जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्साहित हो गए, उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा? तुरंत किशन बोला। तुरंत का अर्थ होता है जल्दी। जल्दी से किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। भेड़ें चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। तो जवाहरलाल ने पूछा, कौन कौन हमारे साथ चलेगा? तो किशन बोला कि साहब मैं चलूँगा। किशन भेड़ें चराता था। उसने कहा तो मेरी बेटी आज भेड़ चराएगी, मैं आपके साथ चलूँगा। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। तड़के सुबह को कहते। ओके, अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा छाई थी। प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी।
तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। तिब्बती पठार देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, निराला लग रहा था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी, कोई भी वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। उजाड़ी चट्टानी का इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरण का स्पर्श कर रही थी, छू रही थी, तो वो क्या हो रही थी, ताज की तरह चमक उठ रहे थे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते थे मानो, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हैं, सरकते खिसकते। और जो छोटे छोटे ग्लेशियर थे वो ऐसे लग रहे थे दूर से जैसे कि स्वागत करने के लिए हमारे पास में आ रहे हो। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जो सर्द हवा की झोंके कैसे आ रही थी, ठंडी हवा की झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। ओके, जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गरम की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हुए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली भी सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। तो क्या किया, जवाहर ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़कर थोड़ा गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गई। हिमालय की दुर्गम दूर दूर सी पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर उस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया था, अब वो क्या बन गया, गाइड बन गया। फिर क्या होता है, बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई करने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। तो बस वहाँ से पहाड़ कितनी दूर था, बस 8 मील दूर पार करना था। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी वो कहने लगे कि यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों में 8 कदम चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। एक एक कदम भरने में कठिनाई हो रही थी उनको एक एक कदम चलने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों में ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो रास्ता बहुत वीरान था, सुनसान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव नहीं था। ओके, पेड़ पौधे वहाँ नहीं थे, पेड़ पौधों की हरियाली का अभाव वहाँ था। एक अजीब सा खालीपन सा महसूस हो रहा था। अगर पेड़ पौधे होते तो अच्छा लगता ना उनको, तो पेड़ पौधों के अभाव से क्या हो रहा था, खालीपन सा महसूस हो रहा था। ओके, कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को उनकी ठंडक मिल जाता। दिख रही थी तो सिर्फ पथरीली चट्टानें थी और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर क्या थी, सूं करती हुई बर्फीली हवा बदन को काट रही थी और दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला।
तो क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे जवाहरलाल आगे बढ़ते जा रहे थे तैसे तैसे उनको ऊपर चढ़ते गए, तो जो जो ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो त्यों त्यों उनकी सांस में दिक्कत होती जा रही थी। ओके, एक कुली के तो क्या हो गया, नाक से खून बहने लग गया। जल्दी से जवाहरलाल ने क्या किया, उनका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव सा, खिंचाव सा महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। ओके, थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आँखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। क्या हुआ, फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, बर्फ पड़ने लगी और फिसलन बढ़ गई। ओके, चलना भी बहुत कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। उनको क्या आया, सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों, हिम बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ मैदान कैसा लग रहा था, देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, कितनी मनोहर छटा, बहुत मन को भाने वाला। हो गया प्रकृति का कैसा मन को भाने वाला यह पर्वत था, और आँखों में मन को तरोताजा कर देने वाला, तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। एक झलक यह दिखा और क्या हो गया, बर्फ के धुंधलेपन में वो ओझल गायब हो गया। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। तो वो क्या कर रहे थे, दिन के 12 बजे से चले थे और सुबह 4 बजे से वो लोग दिन के 12 बजने वाले थे। वो कब चले थे, सुबह के 4 बजे से वो लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। ओके, देखिए कितनी बड़ी पहाड़ियाँ हैं ना, ये चढ़ रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट पेज निकालेंगे। से भी ऊपर, अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। वो उतने ऊपर चढ़े थे, फिर भी अमरनाथ गुफा का कोई दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। तो अमरनाथ की उतने ऊपर वो चढ़े थे, फिर भी अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। इस पर जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था और न बदन में सुस्ती थी। हिमालय ने चुनौती जो दी थी उनको कि निर्गम रास्ते पर पार करने का उत्साह उन्हें आगे को खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। तो एक कुली ने क्या कहा, साहब यहाँ से लौट चलते हैं, वापस कैंप पहुंचने में दिन चला जाएगा, ढल जाएगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। तो जवाहरलाल ने कहा कि अभी तो अमरनाथ नहीं पहुंचते हैं, उनको उसका विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार हैं। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। जवाहरलाल ने क्या कहा, अब चढ़ाई तो हमने पार कर ली, अब क्या है, आधे मील मैदानी सफ़र है, कहकर जवाहरलाल ने जो थके हुए कुली थे उनको भी उत्साहित किया। ओके, सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे
उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। तो क्या हुआ बच्चों, सामने क्या था, बर्फ का सपाट मैदान दिखाई देता। ओके, सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके बाद दूसरी ओर नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से तेजी से आगे को बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, समतल दिख रहा था, असली में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, जो गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और वहां पर क्या थी, गजब की फिसलन थी, बहुत फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर क्या हो जाता था, उनका अंदर को धंस जाता था। ओके, धंसता जाता था। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी खाई है, मुंह फाड़े हुए निकलने के लिए तैयार थी। बहुत बड़ी खाई थी। ओके, अचानक उनका पैर फिसला। अचानक से क्या हुआ, जवाहरलाल का पैर फिसला। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाते वे खाई में गिर गए। वे उस खाई में गिर गए, सांप गिर गए। किशन चिल्लाया। क्या बोला उसने, सांप गिर गए। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़ गए। जब भाई की पुकार, जब उसने कहा कि सांप गिर गए, तो उनकी जो वादियां थी वहां पर उनकी शांति भंग कर गई और वे खाई की तरफ तेजी से बढ़ गए। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। जो रस्सी से बंधे हुए थे तो वह हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टानें, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जो रस्सी बांधी थी तो वही एकमात्र सहारा था उस समय। ओके, वो रस्सी से बंधे हुए हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टानें और नीचे, दोनों तरफ क्या थी, चट्टानें थी और नीचे गहरी खाई थी। जवाहरलाल ने क्या किया था, कसकर रस्सी पकड़े थे। वो रस्सी ही उनका एकमात्र सहारा थी। ओके, अब नेक्स्ट पेज में फिर क्या होता है। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहर ने जब ऊपर से आवाज आई तो जवाहर ने ऊपर को देखा तो उनके भाई और किशन के उनको धुंधले चेहरे दिखाई दिए। ओके, झांकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप रस्सी को कसकर पकड़े रहना, हम रस्सी खींच रहे हैं। ओके, भाई ने उनको कहा। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बड़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवारों से उभरी चट्टानों को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई।
जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण वो मुझे ऊपर नहीं खींच पाएंगे। ओके, खींचना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा, उन्होंने कहा भाई मैं चट्टान पर, जो ये पहाड़ी है, इस पर पैर जमा लूँगा। वह चिल्लाए। ओके, खाई की दीवारों ने खाई की जो दीवारें थी उनसे उनकी आवाज़ टकरा कर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी उसने जो पैर बढ़ाया तो जवाहरलाल खाई की दीवारों से उभरी चट्टानों, जो ऊंची थोड़ा सा उभरी हुई चट्टान थी, उनको मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर उन्होंने पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। ओके, जब उन्होंने पैर जमाया तो पैरों के नीचे से धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी कि उन्होंने कहा कि घबराना मत जवाहर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से देखा कि खाई कितनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। तो उसके भाई की आवाज़ आई, घबराना मत जवाहर। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल ने क्या किया, मजबूती से रस्सी को पकड़ लिया और एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी उनका पैर फिसलता था, कभी वो हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता था, तो वो मन ही मन कांप जाते थे, डर जाते थे और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां उनकी कट गई थी, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन ने उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर खिसक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। उन्होंने मुड़कर ऊपर से नीचे देखा, खाई कितनी गहरी थी, कोई इसमें गिर जाए तो उसका पता न चले। वो सोचने लगे, शुक्र है भगवान का। भाई ने गहरी सांस ली। तो उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा कि भगवान का धन्यवाद किया। ओके, साहब चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। साहब आपको चोट तो नहीं आई? गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे में हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। तो एक कुली ने पूछा, साहब चोट तो नहीं आई? तो जवाहरलाल थे, उन्होंने गर्दन हिला, अपने कपड़े झाड़ते हुए जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे में जो ये हादसा हुआ था उनमें हल्का सा झटका तो उनको जरूर लगा, फिर भी उन्होंने अपना जोश ठंडा नहीं होने दिया। वो आगे को बढ़ते चले गए। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो क्या हुआ, आगे चलकर इसी तरह की बहुत गहरी और चौड़ी खाइयों की संख्या बहुत थी। ओके, खाइयां पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था। तो निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। ओके, अमरनाथ पहुंचने का सपना तो उनका पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, ओके, आकर्षित करती रही। ओके, तो बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया आज। इसके लेखक थे सुरेखा पर्णदिकर। ओके, सुरेखा पर्णदिकर। ओके, तो आपको कैसी लगी ये कहानी? कितनी परेशानी हुई ना
अमरनाथ जाने में, हिमालय चढ़ने में कितनी परेशानी हुई उनको, देखा आपने। तो फिर भी वो वहाँ तो नहीं पहुँच पाए, अमरनाथ तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनको हिमालय की ऊंचाइयों को चढ़ने का आभास हुआ। ओके, वो हिमालय में चढ़े। उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, गहरी खाइयाँ, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़। ओके, वहाँ बहुत गहरी खाइयाँ, चौड़ी खाइयाँ। तो उनका अमरनाथ का सफ़र तो अधूरा छोड़कर वो वापस लौटना पड़ा। ओके, अमरनाथ पहुंचने का सपना तो उनका पूरा न हो सका, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयां देखने का ज़रूर पूरा हो गया। ओके, तो बच्चों आपको इसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।